हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स में द्रव्य तथा द्वैतीय प्रकृति विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति के वाले लेसन में आगे के पार्ट को पढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में आपको लेनार्ड प्रयोग के बारे में बताया गया था। लेनार्ड प्रयोग क्या होता है, ठीक है। लेनार्ड प्रयोग से आपको बहुत सारे डिफिनेशन को बताया गया था, आपको कार्यफलन बताया गया था, देहली तरंग दैर्घ्य बताई गई थी और देहली आवृत्ति बताई गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। अब इस लेसन में इस लेक्चर में हम कुछ थोड़े से ग्राफ देखेंगे, उसके बाद जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़े से ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ जो होगा वो आपका होगा, सबसे पहला ग्राफ प्रकाश वैद्युत धारा तथा निरोधी विभव के बीच, प्रकाश वैद्युत धारा तथा निरोधी विभव के बीच ग्राफ। तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश वैद्युत धारा तथा निरोधी विभव के बीच ग्राफ। देखिए, प्रकाश वैद्युत धारा तथा निरोधी विभव के बीच ग्राफ। देखिए कैसे बनेगा, ये हो गया। अब देखो, ये लाइन हो गई निरोधी विभव वाली, इसको कह लो बी। क्या कह लेंगे, बी। इधर को बढ़ रही, इधर हो गई प्रकाश धारा, इधर को बढ़ रही है, ठीक है। देखिए निरोधी विभव इसमें ग्राफ होता है। मैंने कहा निरोधी विभव की परिभाषा क्या थी, एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, किसी भी एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश धारा का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, मतलब प्रकाश धारा शून्य हो जाए। तो निगेटिव विभव चाहिए, तो यहाँ तक ओरिजिन है, यहाँ पे निगेटिव विभव मान लो ये V0 है ना। यहाँ से देखो, ये हो गया आपका I1 है ना, ये हो गया I2, मतलब इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो करंट बढ़ जाएगी, लेकिन निरोधी विभव आपका वही रहेगा। ये हो गया I3। ये ग्राफ है आपका, ये हो गई आपकी धारा, प्रकाश धारा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश धारा। और ये हो गया आपका विभव, ठीक। और इस पार्ट को कहते हैं यहाँ पर जो निरोधी विभव है ना, इसको क्या कहते हैं हम, निरोधी विभव। तो ग्राफ हो गया, ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए मतलब इससे पहले, अगर इस निरोधी विभव से पहले हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रकाश धारा नहीं मिलेगी, कोई भी प्रकाश धारा नहीं मिलेगी, मतलब एक न्यूनतम हो जाएगा। मतलब इधर तो मिलेगी आपको प्रकाश धारा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, इससे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आपको मिलेगा, लेकिन इसके इस तरफ आएंगे तो आपको, मतलब निगेटिव विभव को और अधिक बढ़ा देंगे तो आपको यहाँ पर प्रकाश धारा का मान क्या मिल जाएगा, शून्य। मतलब इधर से इस तरफ होंगे तो आप तीव्रता बढ़ाकर आप धारा का मान क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो I1 I2 I3 तीव्रता बढ़ रही है बार बार, ठीक है। तीव्रता बढ़ाने पर आपकी करंट भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, और विभव आपका आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे विभव बढ़ रहा है, पॉजिटिव विभव बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो है धारा बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव विभव बढ़ रही है, धारा भी आपकी क्या कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन निरोधी विभव अगर इससे इस तरफ आ गया है ना, मतलब एक निगेटिव विभव कम इधर आ गया, तो आपके जो धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। देखो इसके इस तरफ कोई भी धारा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो ये हो गया आपका प्रकाश धारा तथा वैद्युत धारा में संबंध। अब देखिए आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा में ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही है, ठीक है। क्या शुरू करेंगे, प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का ग्राफ, है ना। तो यह पहला ग्राफ था। अब दूसरा देखो, किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू के बीच ग्राफ, ग्राफ। चलिए देखिए काइनेटिक एनर्जी शुरू करते हैं भाई। ये हो गया आपका, है इधर हो गई आवृत्ति, इधर न्यू दिखा रहे हैं, इधर हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, इधर और इधर आवृत्ति बढ़ रही, ठीक। देखो ये मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु है। यहाँ से मैंने जीरो से बढ़ाना शुरू किया, जीरो से, ठीक, यहाँ तक मिले, यहाँ तक मिले। जब यहाँ पर पहुँचे एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी पर न्यू, इसके इस तरफ तो आपको कोई भी प्रकाश, देहली आवृत्ति की परिभाषा ये है ना, ठीक है, कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कराने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब यहाँ के इस तरफ अधिकतम जब इधर को बढ़ेंगे तो आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब तो प्रकाश उत्सर्जन प्राप्त होगा जिनके पास गतिज ऊर्जा होगी। तो ये हो गया आपका, इसको पीछे की ओर बढ़ा दो ऐसे, ठीक है। तो ये भाग आपका कहलाता है W, क्या कहलाता है, W। तो ये ग्राफ हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये कहलाती है आपकी गतिज ऊर्जा, हाँ, और ये कहलाती है आपकी आवृत्ति, और ये वाले पार्ट कहलाती है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। देखो
इसके इस साइड में आएंगे, न्यूज नॉट से पहले अगर होंगे तो कोई भी गतिज ऊर्जा, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे उधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी देखो ग्राफ बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका। ठीक, तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा और किसके, आवृत्ति के बीच का ग्राफ। ठीक है, गतिज ऊर्जा और किसके बीच का, आवृत्ति के बीच का ग्राफ हो गया ये वाला भाग आपका कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यफलन। मतलब इतनी एनर्जी तो चाहिए, इसके ऊपर जब जाएंगे तब फिर गतिज ऊर्जा वो मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलेगा, इससे पहले आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो ग्राफ हो गए आपके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसके बाद निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच का ग्राफ, निरोधी विभव तथा आवृत्ति के, ये वाला ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला ग्राफ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच का ग्राफ खींचे। ठीक है, चल देखिए यहीं पे खींच देते हैं, निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच का ग्राफ इसी जगह पे खींच देते हैं। ये देखो है ना, ये निरोधी विभव है ऊपर की ओर और इधर है आवृत्ति है इस साइड में। देखो इसमें भी ग्राफ आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा जैसा ऊपर वाला है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी के बाद ही आपका निरोधी विभव बढ़ेगा और ये वाला पीछे बढ़ा देंगे। समझ आया कि नहीं है, ये आपका निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच का ग्राफ हो गया। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, और ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एच अपान ई। क्या कहलाएगा आपका, एच अपान ई। ये थीटा हो जाएगा। ये देखो ये जो ढाल है इसका ढाल जो है आपको एच अपान ई प्रदर्शित करता है। ये भी याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, कि निरोधी विभव तथा आवृत्ति के बीच का ग्राफ जो है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो एच अपान ई का रिलेशन प्रदर्शित करता है। ठीक है, एच अपान किसका, ई का। तो ये थे तीनों ग्राफ जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस ग्राफ को आप तीनों याद कर लीजिए। एक ग्राफ आता है जनरली पूछा जाता है, तो ये तीनों ग्राफ आप याद करिए अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियमों को तो आपको पहले पढ़ाया गया। ठीक है, इससे पहले मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम जो थे वो बता दिए आपको। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, देखो इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक, तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण में क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक, तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत, देखो आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्वांटा अथवा फोटॉन, मतलब जब किसी धातु की सतह पर गिरते तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो मतलब क्वांटम सिद्धांत का ही, देखो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या ऐसे शुरू करेंगे लिखना। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किरण जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। ठीक है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है जिन्हें हम क्वांटा अथवा फोटॉन करते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है, जो पहले ही मैंने बता रखी है। ठीक है, अब सुनिए, फिर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। अब आइंस्टीन का आया, मतलब क्वांटम सिद्धांत को पकड़ा उन्होंने, अब अपनी थ्योरी दी उन्होंने। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार जब कोई गामा फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, तो गामा फोटॉन की जो ऊर्जा होती है, मतलब फोटॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो दो भागों में बढ़ती है। ठीक है, एक कौन सी, देखिए पहला भाग क्या हो जाएगा आपका, गामा फोटॉन की ऊर्जा दो भागें बढ़ती है। एक पहला, इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से, कहां से, धातु की सतह से बाहर निकालने में किए गए कार्यफलन के बराबर है ना। और दूसरा कहां यूज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में।
ठीक, मतलब जैसे मान लो ये कोई सतह है, यहाँ पर कोई गामा फोटान आके और ऐसे टकराया है, तो ये जो फोटान है इसकी जो एनर्जी है कितनी है, एच न्यू। ये एच न्यू एनर्जी दो भागों में बट रही है। एच न्यू एनर्जी किस में बट रही है, दो भागों में, एक तो कार्यफलन में और दूसरा किस में, इसको काइनेटिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसको काइनेटिक एनर्जी देने में, इधर जो काइनेटिक एनर्जी से निकला, और दूसरा इसके कार्यफलन में। मैंने आपको बताया कि इस कार्यफलन के बराबर की एनर्जी इसके पास जरूर होनी चाहिए जिससे ये यहाँ से क्या कर सके, निकल सके, ठीक है। और उसके बाद जो बची एनर्जी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगी जिससे की वजह से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन सिद्धांत के अनुसार जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर गिरता है तो जो फोटान की ऊर्जा होती है वो दो भागों में प्रयुक्त होती है। एक भाग कौन सा, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में किए गए कार्यफलन के बराबर, और दूसरी इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉन को क्या, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। मतलब ई को दो भागों में बांट दिया गया, किसमें, डब्लू और प्लस किसमें, के में। कार्यफलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से, तो डब्लू प्लस के, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली ये इक्वेशन तो बिल्कुल सही है। अगर मैं ये लिखूं कि ई दो भागों में, मतलब जो ये एनर्जी ई है ये दो भागों में बढ़ गई, डब्लू और के में, मतलब मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, देखो ई बराबर कितना, डब्लू और प्लस कितना, के। मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, ई एनर्जी आई, डब्लू और के में बढ़ के निकल गई, ठीक है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, ठीक है, ये इक्वेशन लिखना फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों, ठीक है। मैथमेटिकली बिल्कुल सही है कि एनर्जी आई डब्ल्यू और के में डिवाइड होगी, लेकिन जब ये गामा फोटान है, पार्टिकल है ना, यहाँ पे जब पार्टिकल से टकराएगा तो कुछ कोलिजन होगा, कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी का क्या होगा, ह्रास होगा। तो टोटल एनर्जी जो एच न्यू टोटल डब्ल्यू और के में नहीं कन्वर्ट होती है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से और माइनस क्या होती है, वर्क फंक्शन होती है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक। तो आप इसको नहीं लिखेंगे अर्थात, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात, आप लिखेंगे टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटान, एनर्जी ऑफ फोटान इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटान नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ फोटान नहीं, ठीक है, आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले अर्थात, यहाँ पे डालेंगे अर्थात काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ फोटान इज और माइनस कितना, वर्क फंक्शन। क्या लिखेंगे, वर्क फंक्शन। इस इक्वेशन को लिखना ऐसा ज़्यादा उचित होता है, ठीक है। मतलब टोटल जो एनर्जी थी उसमें से वर्क फंक्शन घटा दो, जितनी एनर्जी बची वो कौन ले गया, काइनेटिक एनर्जी ले गया, ठीक है। मतलब गतिज ऊर्जा में हो गया। मतलब इसको हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी को ई लिख सकते हैं, माइनस के क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक। काइनेटिक एनर्जी को आप फार्मूला देखें तो हाफ एम वी और मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि तो जो एनर्जी बचेगी उसी के साथ निकलेगी। तो एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, मैक्सिमम स्क्वायर। ई बराबर आपने पढ़ रखा है एच न्यू, और डब्ल्यू बराबर भी क्या पढ़ रखा है, एच न्यू नॉट, दोनों चीज़ें पढ़ रखी हैं। आपको बताया गया ई बराबर एच न्यू होता है जो फोटान की एनर्जी होती है, डब्ल्यू बराबर कार्यफलन का एच न्यू नॉट होता है, दोनों पढ़ाया गया आपको, ये हो गया। तो ये कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। चाहो तो एच कॉमन भी कर सकते हो, ये नहीं, रुक जाओ, एच कॉमन करके लिखो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो हाफ, इसको लिखो एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, एच कॉमन कर लो ब्रैकेट में, न्यू माइनस कितना, न्यू नॉट, ठीक है। ये कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बहुत आसान टॉपिक है, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। यह आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, यह प्रकाश वैद्युत, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक। समझ में आया। देखो आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन के अनुसार जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर आकर गिरता है तो उसकी जो कुल एनर्जी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में कार्यफलन के बराबर, मतलब डब्ल्यू में, दूसरा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, गतिज ऊर्जा यहाँ पर आगे बढ़ा लो, प्रदान करने में। अब देखो प्रदान करने में, इलेक्ट्रॉनों को किसमें, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। जो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में निकलती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटान माइनस कितना, वर्क फंक्शन, मतलब के बराबर ई माइनस कितना, डब्ल्यू, के का मान हाफ एम वी स्क्वायर और एच न्यू माइनस एच न्यू, एस का मान न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। इस रिलेशन को थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बिगाड़ देते हैं, इस टाइप जो चित्र बनाया था मैंने, इस रिलेशन को हम थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, देखिए
मैं चाहूँ तो देखो, चूंकि आपने पढ़ रखा है, यहाँ से आगे देखते हैं, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर देखो, आप इस रिलेशन को बढ़ा देंगे तो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, एच अपनी जगह पर, और न्यू को लिख लीजिए सी बाई कितना लैम्डा, और सी बाई कितना लैम्डा नॉट। भी न्यू नॉट है तो लैम्डा नॉट हो गया, और न्यू, ठीक, सी कॉमन कर लो तो बच्चा आपका एच सी ब्रैकेट में 1/λ माइनस 1/λ नॉट। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। आप सभी को ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। अब है प्रकाश की कणात्मक प्रकृति। देखो, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति के बारे में अगला टॉपिक जो है प्रकाश की कणात्मक प्रकृति। देखो, प्रकाश के कणात्मक प्रकृति के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने ही बता रखा था, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो है प्रकाश को जो है वो किसी स्रोत से असंख्य सूक्ष्म हल्के हल्के कणों के रूप में उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें हम प्रकाश कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत पहले बताया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्वांटम आया, और क्वांटम ने कहा कि प्रकाश जो है मतलब ऊर्जा, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा अथवा क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। इस तरीके से कुछ तरंग, प्रकाश की कुछ प्रकृति की व्याख्या तरंगों के आधार पर की गई, कुछ कणों के आधार पर की गई, इसलिए प्रकाश को हम द्वैतीय प्रकृति मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, द्वैतीय प्रकृति, मतलब उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति और उपयुक्त परिस्थितियों में किसकी बात, कण की भांति, ठीक है। जब कॉम्पटन प्रभाव और यह क्या प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इनकी व्याख्या तरंग नहीं मान के नहीं की गई, लेकिन कणात्मक प्रकृति मान के की गई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश द्वैतीय प्रकृति का होता है, कणात्मक प्रकृति का भी और तरंग प्रकृति का भी, ठीक है। तो ये प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी द्रव्य तरंगें। क्या है आपके पास, द्रव्य तरंगें। चलिए शुरू करते हैं। द्रव्य तरंगें अथवा दे ब्रॉगली तरंगें, ठीक है। देखिए, द्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं, देखिए द्रव्य के उपयुक्त परिस्थितियों में द्रव्य के जो कण हैं वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम द्रव्य तरंगें कहते हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में, ठीक है, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में जो है वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तरंगे की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें हम द्रव्य तरंगें कहते हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक होगा दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। क्या होगा आपका, दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, ये दे ब्रॉगली संबंध कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, ठीक। दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कह सकते हैं या तरंगदैर्ध्य, दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य संबंध कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हेडिंग में दो तरीके से है, ठीक है। देखो, क्वांटम सिद्धांत, पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्वांटम सिद्धांत से ही। तो क्वांटम सिद्धांत में क्या बताया गया कि प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा जो है वो कितनी होती है, एच होती है, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत से एक फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर कितनी होती है, H इंटू न्यू होती है, ठीक है। आपने पढ़ रखी E बराबर कितना होता है, H न्यू। लेकिन आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार क्या लिखा, E बराबर m इंटू कितना, सी स्क्वायर। ये बन गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखिए समीकरण नंबर 1 और किससे, 2 से, ठीक है। शुरू करें। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, अगर समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो देखो समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एच न्यू बराबर कितना, एम सी स्क्वायर, एच न्यू और कितना, एम सी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आगे, हाँ देखिए बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा E बराबर एच न्यू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखो m का मान अगर ये तुलना करा देंगे, ठीक है, यहाँ से m का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा एच न्यू बाई कितना, सी स्क्वायर, है ना, एच न्यू बाई कितना, सी स्क्वायर। देखो फोटॉन का संवेग निकाल लो, फोटॉन का संवेग, फोटॉन का क्या निकालेंगे, संवेग,
ठीक है। फोटान का संवेग अगर निकाल लेंगे तो फोटान का संवेग क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम और साथ में कितना c, मतलब mv होता है तो c प्रकाश की चाल है और v जो है नॉर्मल चाल है तो c लेते हैं यहाँ, p बराबर mc। तो m का मान रख लेंगे यहाँ पर, तो m का मान कितना हो जाएगा h न्यू और बटे में कितना c स्क्वायर इंटू सी, है ना, h न्यू बटे c स्क्वायर इंटू सी, c से c क्या हो गया कैंसिल, है ना। तो यहाँ से देखो p बराबर क्या बचा आपका, p बराबर हो गया आपका h न्यू बाई सी, क्या बचा आपका h न्यू बाई सी, है ना। अब देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है न्यू बराबर सी बाई कितना लैम्डा पढ़ रखा है ना, ठीक, मान रख लो यहाँ से P इज इक्वल टू एच और यहाँ पर न्यू का मान रखें तो C बाई लैम्डा इंटू सी, सी से सी कैंसिल, P बराबर एच बाई कितना लैम्डा, लैम्डा बराबर एच अपान कितना लिखते हैं P, चाहे ये सूत्र मान लीजिए तरंग दैर्ध्य हो गया, चाहे इसको लिखे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान mv लिखो या C लिखो, ठीक है। यही दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, यही क्या है दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, यही दे ब्रॉगली क्या है तरंग दैर्ध्य है। यहां से दो बातें और पता लगती हैं, देख लीजिए क्या क्या पता लगती हैं, एक है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m, ठीक है, और दूसरा पता लगता है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, मतलब जिस कण का द्रव्यमान जितना ज़्यादा, ठीक है, देखो जरा h कांस्टेंट है ना, जिस कण का द्रव्यमान जितना ज़्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम, भाई m इन्वर्सली है ना, तो m ज़्यादा अगर तो लैम्डा क्या होगा कम, अगर v ज़्यादा तब भी लैम्डा कम, मतलब भारी ऐसा कह सकते हैं भारी कण से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है कम होती है, और जबकि ज़्यादा वेग से गतिमान कण की भी दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है कम होती है। बातें समझ आई भाई, ये तो सीधी सी बात है, सापेक्षता सिद्धांत में कहा जो कण ज़्यादा गतिमान होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है बढ़ जाता है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या करेगी घटेगी, रिलेशन ये कहता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। और हाँ एक बात, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ये एक और प्रॉपर्टी है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक, देखो अभी दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आपको बताया गया, ठीक है। आपको देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके बारे में बात करेंगे पहले, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग, चूंकि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ठीक, क्या पढ़ रखी है आपने, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान कितना पढ़ रखा है mv, ये पढ़ रखा है, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ m इंटू कितना v स्क्वायर, कितना हो गया v स्क्वायर। अगर हम ध्यान दें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, यहाँ से v स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बोलो 2k/m निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m, तो v बराबर √2k/m, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये चाल होगी, ठीक, समझ में आएगी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो चाल हुई वो ये निकल आई आपकी, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं v का मान रख लूँ समीकरण नंबर 1 में, है ना, v का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान सीधे ये क्या हो जाएगा m है √2k/m। अगर ये m अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू m अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा h अपान √2k और साथ में जब अंडर रूट के अंदर जाएगा m स्क्वायर जाएगा तो m हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो h अपान √2km, एक फार्मूला तो ये जान लीजिए, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन को
V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए, विभवांतर से क्या करें, त्वरित करें। तो देखो K बराबर हो जाएगा EV0, क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू EV0 मान रख लेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपान √2 क्या हो जाएगा आपका M और K का मान E इंटू V। यही इलेक्ट्रॉन से संबद्ध, भाई K का मान रखती है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। क्या है, डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, यही आपका फार्मूला आपका इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, अगर देखो इसमें कुछ सब सारी चीज़ें कांस्टेंट ही है। ठीक है, अगर H का मान रख दिया जाए, M का मान रख दिया, E का मान रख दिया जाए, तो यहाँ पर देखो अगर हम देखें, देखो चूंकि H बराबर आपने पढ़ रखा है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। तीनों कांस्टेंट को अगर रख देंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, H का मान यहाँ रखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में √2 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और साथ में E का मान 1.6 इंटू, हाँ E का हो गया, मास हो जाएगा 9.1, कर लो इसको 9.1 इंटू 10 की पावर 31 और साथ में कितना B। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, इसको सब हल करेंगे, अगर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो देखो इसको आसान बनाने के लिए इसका कैलकुलेशन होता है आपका 12.27 है ना। लैम्डा बराबर आ जाएगा 12.27 बटे √V और गुणे 10 की घात -10 मीटर में, है ना। इसको एंगस्ट्राम में चाहते हैं तो सीधे सीधे लिखो 12.27 और बटे √V और गुणे कितना, एंगस्ट्राम में। ये इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। बातें समझ में आई? ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए देखिए, ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक ये लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य आप जहाँ पे खत्म किया, मतलब ये चैप्टर आपका पूरा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में